in association with Biz Analyst by Khata Book. अब हमें जाना है केरल, लेकिन उससे पहले एक बात को दर्ज करना जरूरी है। हम में से कितने ही हैं जो कभी केरल नहीं गए। हिंदी पट्टी से केरल प्रायः दो तरह के लोग जाते हैं, प्रवासी मजदूर या फिर नौसेना और कोस्ट गार्ड जैसे महकमों से जुड़े लोग। इन्हें निकाल दें तो केरल जाने वालों में बचते हैं पर्यटक और तीर्थयात्री। बड़ी सुंदर जगह है, बहुत धार्मिक जगह भी है वहाँ पे, मंदिर। जो लोग इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आते उनके लिए केरल एक सुदूर राज्य है। इतना सुदूर कि हम ये भी नहीं जानते कि केरल में लोग अपने सूबे को केरला कहना पसंद करते हैं। अब इसमें दूरी एक वजह हो सकती है और भाषा भी, लेकिन जानकारी के अभाव का मतलब ये नहीं कि केरला हमारे यहाँ चर्चा का विषय बनता नहीं। केरला की राजनीति और समाज में कितने भी ध्रुव हों, लेकिन केरला के बारे में बात करने वालों के दो ही ध्रुव हैं, केरला के फैंस और वो लोग जिनके लिए केरला मानो कोई भूत है जिससे हर हाल में डरना चाहिए। केरला ने अपने फैंस यूं ही नहीं बनाए। प्रकृति ने केरल को बेजोड़ सुंदरता अगर दी है तो वहाँ के लोगों ने भी अपने समाज पर कम मेहनत नहीं की है। मानव विकास सूचकांक का एक ऐसा घटक नहीं जहां केरला का प्रदर्शन शानदार नहीं रहा। साक्षरता से लेकर स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय और धार्मिक सौहार्द तक के क्षेत्र में केरला नियमित रूप से नई जमीन तोड़ता नजर आता है। उस तरह की खबरें आपको मिलती रहती हैं। इंटरनेट पर सैकड़ों लिस्टिकल आपको मिल जाएंगे। लिस्टिकल मतलब जिसमें 10 थिंग्स टाइप की चीज़ें होती हैं, जिनके शीर्षक कुछ इस तरह के होते हैं कि 10 थिंग्स दैट मेक केरला ग्रेट। 10 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के रोज बिल्कुल सुबह सुबह सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मतदाताओं से कहा कि अगर वो चूक गए तो उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। तब केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ योगी आदित्यनाथ को टैग करके ट्वीट किया था कि अगर योगी आदित्यनाथ का डर सच साबित हो जाए और यूपी केरल जैसा बन ही जाए तो सूबे को सबसे बढ़िया शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और जीवन स्तर मिलने लगेंगे। समाज में समरसता होगी और लोगों को जाति या धर्म के नाम पर जान से मारा नहीं जाएगा। यूपी के लोग तो यही चाहेंगे। अब पिनराई विजयन को तो अब बतौर मुख्यमंत्री अपने सूबे का बचाव करना ही था, लेकिन उस रोज ऐसे लोगों ने भी योगी की बात का विरोध किया था जिनका संबंध एलडीएफ या कांग्रेस से नहीं था, जो दोनों बड़ी पार्टीज हैं केरल की। कहने का मतलब ये कि गुड रैपो के मामले में केरल की स्थिति वाकई बढ़िया है। लेकिन क्या केरला की तस्वीर सिर्फ अच्छी बातों से पूरी हो सकती है? वाइब कह लीजिए या गुड रैपो या फिर शानदार पीआर, क्या इन्हीं चीजों से हम केरला की अपनी समझ को पूरा मान सकते हैं? यहीं पर बात एक बार फिर से वहीं पहुंच जाती है जहां से हमने केरला की बात शुरू की थी। सुदूर केरला को लेकर हमारे पास जानकारी का अभाव। एक केरला वो है जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, लेकिन एक केरला वो भी है जहां गॉड सबरीमाला के मंदिर कौन जाएगा, इस पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला लागू नहीं हो पाता। सही क्या है, इससे बड़ा ये सवाल हो जाता है कि स्वीकार्य क्या है। फिर एक केरला वो है जहां एक नन के रेप से जुड़े मामले में विधायक पीड़ित पक्ष की जगह आरोपी पक्ष के साथ खड़े नजर आते हैं। अदालत ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बेशक बरी किया, लेकिन कौन नहीं जानता कि इस मामले में भी सही क्या है से बड़ा सवाल इसी का था कि समाज और नेता किस पक्ष पर यकीन करना चुन रहे थे। और फिर एक केरला वो भी है जिसके बारे में पिनराई विजयन दावा करते हैं कि वहां जाति या धर्म के नाम पर हत्याएं नहीं होती, लेकिन विरोधी पार्टी से हिसाब चुकता करने का एक ही तरीका है, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। और ये सब हो रहा है पिनराई विजयन के अपने जिले कुन्नूर में। कुन्नूर में सीपीआई कार्यकर्ता कोराम्बिल हरिदास को जिस तरह उनके घर के बाहर मारा गया, उसने गॉड्स ओन कंट्री केरला की उजली छवि पर एक बार फिर से सवालिया निशान लगा दिया है। कुन्नूर में संघ परिवार और सीपीएम के बीच जिस तरह की विभत्स राजनीतिक हिंसा देखने को मिलती है, उसने अति की सीमा न जाने कब लांघ दी थी। मानो किसी चार्ट पर लाशों का हिसाब होता है, इस पाले में एक मरा है तो दूसरे पाले में भी एक की जान जाएगी। ये कुन्नूर की राजनीति का अलिखित नियम है जिसका पालन बहुत निर्ममता से होता आया है। केरल के नक्शे को देखिए आप, एक लंबी पट्टी पर बसा हुआ सूबा है। ऊपर से जो दूसरा जिला आपको दिख रहा है वही है कुन्नूर, और इसी इलाके में अरब सागर के किनारे पर 54 साल के कोराम्बिल हरिदास का घर पास ही पड़ता है, बीच से ज्यादा दूर नहीं है। सीपीएम कार्यकर्ता बताए गए कोराम्बिल मछली पकड़ने का काम करते थे। द न्यूज मिनट की खबर के मुताबिक 20-21 फरवरी के दरमियानी रात करीब 1:30 बजे की बात है। कोराम्बिल मछली पकड़कर लौट रहे थे। अपने घर के बाहर पहुंचे ही थे के पास छिपे 4 हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। कोराम्बिल को लहूलुहान करके चारों 2 बाइक्स पर वहां से भाग निकले। घर के पास रहने वाले कोराम्बिल के रिश्तेदारों ने उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। कुन्नूर में सीपीएम के जिला सचिव एमवी जयराजन ने इस हत्या के लिए भाजपा और आरएसएस को जिम्मेदार बता दिया है। साथ में कहा है कि ये सब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को जानकारी में रखते हुए हुआ है। इल्जाम लगाया है
पार्टी के राज्य सचिव कोडियेरी बालकृष्णन ने तो यहां तक कहा है कि कोराम्बिल की हत्या के पीछे प्रशिक्षित आरएसएस कार्यकर्ता थे। वहीं भाजपा ने अपने बचाव में कहा है कि उसे नाहक बदनाम किया जा रहा है। इस मामले में पार्टी का इस घटना से कोई वास्ता नहीं है। कुन्नूर भाजपा अध्यक्ष हरिदास का कहना है कि दोषी कौन है ये बताना पुलिस का काम है, और एक मंदिर में आयोजन पर विवाद हुआ था। भाजपा जो भी करती है उसका मकसद शांति ही होता है। ये बीजेपी की तरफ से बयान था। बीते दिनों इलाके में एक धार्मिक आयोजन की बात पर सीपीएम और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के बीच तनाव हुआ था। तब दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा को लेकर कुछ रैलियां भी निकाली थी, और ऐसे एक मार्च में थालासेरी नगर पालिका में भाजपा पार्षद के लिजेश ने कह दिया था कि 2 सीपीएम कार्यकर्ताओं की अगुवाई में गुंडों ने हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया। हमारे कार्यकर्ताओं पर हाथ डालने वालों से कैसे निपटना है हम बखूबी जानते हैं। सीपीएम को इतिहास याद रखना चाहिए कि ऐसे हमलों से हम कैसे निपटते हैं। कोराम्बिल की हत्या की खबर जैसे ही फैली, भाजपा नेता के लिजेश का ये बयान वाला वीडियो वायरल हो गया। चूंकि कुन्नूर में संघ परिवार और सीपीएम के बीच राजनीतिक हत्याओं के बर्बर इतिहास के बारे में सब जानते हैं, पुलिस ने कुन्नूर में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया। अगर आपको लगता है कि 2 पार्टियों की रंजिश और एक हत्या को हम जरूरत से ज्यादा तूल दे रहे हैं, तो आपको कुछ बातों पर गौर करना होगा। केरल में सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ का सबसे बड़ा घटक दल है भाकपा मार्क्सवादी, माने सीपीएम, सीपीआईएम जिसको कहते हैं। कुन्नूर सीपीएम का गढ़ है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के अलावा सीपीएम के राज्य सचिव कोडियेरी बालकृष्णन भी यहीं से आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुन्नूर में सीपीएम के एक छत्र राज के सामने कोई चुनौती है नहीं, और वाम के सामने दक्षिण से बड़ी चुनौती कौन पेश कर सकता है। तो कुन्नूर में सीपीएम और संघ परिवार आमने सामने रहे हैं। कुन्नूर में राजनीतिक हिंसा और हत्याओं का इतिहास टटोलते हुए हमारे सामने 31 अक्टूबर 2016 को इंडिया टुडे मैगजीन में छपी जिमोन जैकब की एक रिपोर्ट मिलती है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है किलिंग फील्ड्स ऑफ कुन्नूर। जैकब लिखते हैं कि 1969 से लेकर 2016 के अक्टूबर तक केरल में तकरीबन 300 लोगों की जान राजनीतिक हिंसा में गई। इनमें से ज्यादातर मामले कुन्नूर के थे। केरला लाइब्रेरी काउंसिल के अध्यक्ष रहे इतिहासकार डॉक्टर केवी कुन्नीकृष्णन के हवाले से जैकब लिखते हैं कि 1940 के दशक में वामपंथी दलों ने कुन्नूर में जमीन पकड़नी शुरू की। समाज में पसरी असमानता को वाम की चुनौती ने कुन्नूर में वाम दलों को स्थापित कर दिया। लेकिन 60 के दशक में 1960 के दशक के मध्य से पड़ोसी राज्य कर्नाटक के मैंगलोर से कुछ व्यापारियों ने कुन्नूर में जगह तलाशनी शुरू की, और उसका माध्यम बना आरएसएस। अब किस्सा यह था कि मैंगलोर के व्यापारी कुन्नूर के फर्नीचर मार्केट और मछलियों के व्यापार में हिस्सेदारी चाहते थे। इस व्यापार में कोया मुस्लिम समाज के लोग पहले ज्यादा थे। जब व्यापार में हिस्सेदारी की लड़ाई राजनीतिक ताकतों में हिस्सेदारी की लड़ाई बन गई, तब संघर्ष शुरू हुआ। सीपीएम ने स्थानीय कोया मुसलमानों का साथ दिया और संघ मैंगलोर के व्यापारियों के साथ खड़ा हुआ। इन जनरल यही संघर्ष हिंसा में बदला और अब तक जारी है। ये हिंसा एक दूसरे के काडर की लाशों की गिनती तक कैसे पहुंच गई, ये समझते हैं विशेषज्ञों से। कन्नूर में राजनीतिक हिंसा के मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार उल्लेख एनपी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दी लंदन टॉप में। आपने एक किताब लिखी है कन्नूर में राजनीतिक हिंसा पे, कन्नूर इनसाइड इंडियाज ब्लडीएस्ट रिवेंज पॉलिटिक्स, और आप फिलहाल एग्जीक्यूटिव ऑडिटर भी हैं ओपन मैगजीन से। आपने हमारे टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, पहला प्रश्न हमारा यही है कि हमने उस हिस्ट्री को चार्ट किया है अपने दर्शकों के लिए, जिसमें हमें मालूम चलता है कि 60 के दशक के बीच से जब मैंगलोर के व्यापारी कोशिश करते हैं इन रोड्स बनाने की कन्नूर में, तब वहां से हिंसा का इतिहास शुरू होता है। लेकिन जब हम आज 2022 में उस हिंसा को देख रहे हैं, तो अब इतने सारे प्लेयर्स हो गए हैं कि हम प्लेस नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी दुश्मनी किससे है। आरएसएस और सीपीएम के बीच में यहाँ पे राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, पीएफआई और सीपीएम के बीच में हुआ है, कांग्रेस और दूसरी पार्टीज के बीच में हुआ है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और सीपीएम के बीच में भी हिंसा के मामले हैं। तो ये हिंसा का जो ये डाइवर्सिफिकेशन है, इसके क्या कारण रहे हैं आपकी समझ में? First of all, we have to understand why is Kannur in the news? Why is that we are saying Kannur is the bloodiest turf of political violence? That's because if you look at National Crime Records Bureau statistics, Kerala and even Kannur is very low when it comes to caste crime or gender crime or similar crimes. So you might find entries for Kerala to be 000, except for political violence. This is a paradox. So that is how that's from that point that we have to enter this debate. Like you said, in the late 60s, it started when
the BD barons from Mangalore, after the left government in Kerala imposed tax on them, shifted lock, stock and barrel to Mangalore, but they started operating through certain people. So RSS provided them, some sort of a mercenary support, became private armies of these people. They came, but we have to understand that this culture of violence precedes that. Culture of violence starts even before independence. So if you look at the clash between the Congress and the CPM, at that time it was an undivided Communist Party. It was because of another reason, like the Congress Party being a traditional a political party, did not think it great for them to involve in the feudal relations or take the sides of the peasants or the tenants and the working class of that area. Because they were not class conscious from the communist point of view, but the Communist Party took the side of the working class. But again, the police, the law and order machinery, everything was on the side of the Congress. So it became so apparent that the brute power of the state was unleashed on communists. So unlike, there's a huge difference between Kannur and the rest of Kerala. I mean, there's northern Kerala and northern Malabar actually, and the rest of Kerala, because Communist Party entered the scene in Kannur and northern Kerala as a militant entity, as opposed to the rest of Kerala, where Communist Party emerged more as a, of course, it was militant, but it was mingled. There was it interspersed with it being a cultural organization as well. And the southern Kerala was a part of India that had seen a lot of reformist movements under the leadership of Srinarayana Guru and a lot of others. So it was tempered. The politics of that, the rest of Kerala was tempered by these movements, but whereas it was so militant. So this became a chain reaction sort of a thing, that the militancy did not go away from politics. So first it was between the Congress and the undivided Communist Party, and then between the CPM and the Congress, and then around the late 60s, when the RSS started becoming stronger and started exerting its influence, the clash became between the RSS and the CPM. And then during the emergency period, there wasn't much of a clash, and because after that, CPM collaborated with the Janata Party, of which Jansangh was part of, to contest elections in the 1977 elections. There was a little bit of an understanding. Of course, you can say Jansangh was not there, but they were part of the Janata Party, and Janata Party was in alliance with the CPM. So after that, again, hostilities started, and now we are in 2022. This continues. So the question, there is no one line answer to that. I think it's that culture of violence that refuses to go away. जाकब की रिपोर्ट आपको ये भी बताती है कि यहाँ हिंसा से मिले घाव हरे क्यों रहते हैं। सीपीएम और संघ एक दूसरे के दबदबे वाले गांवों में दूसरे दलों की घुसपैठ रोकने की भरसक कोशिश करते हैं। तकरीबन हर गांव में एक शहीद चौक है जहां पार्टी काडर की बरसियों को मनाया जाता है, जिनकी हत्या हुई उनकी बात कर रहे हैं। भाषण दिए जाते हैं, बदला लेने की बात होती है, शहीद पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों के दौरे होते हैं। यहाँ की लोक प्रथाओं तक में पार्टी विचारधारा घुस चुकी है। भारत के मौजूदा राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल जब केरला काडर के युवा आईपीएस अफसर थे तो उन्होंने कुन्नूर के थालासेरी में 1972 के साल में सेवा दी थी। सांप्रदायिक तनाव से निपटने की ट्रेनिंग डोभाल ने उसी थालासेरी कस्बे में पाई जहां की बात आज हम कर रहे हैं। हिंसा के सारे मामले पिनराई विजयन की बतौर मुख्यमंत्री कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री पर छपी निधि सुरेश और आदित्य वरियर की एक रिपोर्ट मिलती है जो 26 मार्च 2021 को छपी थी। इसके मुताबिक 2016 से 2019 के बीच केरल में कम से कम 20 राजनीतिक हत्याएं हुई, ज़्यादातर में सीपीएम काडर पर ही आरोप लगे, सीएम साहब की पार्टी। इस रिपोर्ट में लिखी एक लाइन आपको रुक कर सोचने पर मजबूर करती है, जिसके बारे में हम बार बार आपको बता रहे हैं।
एक पुलिस ऑफिसर ने न्यूज़ लॉन्ड्री से कहा था कुछ वक्त पहले जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई कि यहाँ शांति तभी बरकरार रहती है जब दोनों तरफ मृतकों की संख्या बराबर हो। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पिछले 2 सालों के दौरान माहौल में कुछ सुधार हुआ था जब आध्यात्मिक गुरु श्री एम ने दोनों पक्षों के बीच सुलह की कुछ कोशिशें की थी। लेकिन अब हुई एक और हत्या ने शांति की कोशिशों पर बट्टा लगा दिया है।